जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल वानकर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा में। और आज दोस्तों हम जो टॉपिक पढ़ने वाले वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन किन किन फैक्टर पे जो है वो डिपेंड होती है। तो दोस्तों जब रिएक्शंस होती है तो कुछ रिएक्शंस फास्ट होती है, कुछ स्लो होती है। तो वो फास्ट क्यों होती है, क्या स्लो क्यों होती है, तो कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट होते हैं, जो रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं, अब रिएक्टेंट यानी होता है रिएक्टेंट जो रिएक्ट हो रहे हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो जो रिएक्ट हो रहे हैं उसका नेचर कैसा है। अब हर आदमी का जैसे कुछ ना कुछ नेचर होता है। अगर दो बुरे आदमी अगर पास में आ गए, दो बुरे आदमी, तो उनका बहुत अच्छा जमेगा, वो बोलेगा यार जम गया अपना। दो अच्छे आदमी अगर एक साथ में है तो उनका भी बहुत अच्छा जमेगा, बहुत अच्छा चल रहा है यार, कैसा चल रहा है। एक बुरा एक अगर अच्छा आदमी साथ में है तो उनका जमना मुश्किल है दोस्तों। उसी तरह जो रिएक्टेंट का नेचर होता है उस पर सब डिपेंड होता है। अगर दोस्तों जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैसियस स्टेट में, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट की, यानी अगर गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स है तो वो हाईली जो है जल्दी रिएक्ट होंगे। कंपैरिजन लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड जो है वो जल्दी रिएक्ट होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड। तो गैसियस के जो स्टेट में अगर कोई है वहां पे रिएक्शन हो रही है तो वो ज्यादा जल्दी हो जाएगी लिक्विड के कंपैरिजन में और सॉलिड के। तो ये इसका चार्ट है, यानी क्यों होता है तो गैसियस के मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे मूव होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट होगा, ये ऐसे यहाँ पे इसको ज्यादा स्पेस है रिएक्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये कहीं भी घूम रहे हैं तो हर ये मॉलिक्यूल इसके साथ भी रिएक्ट हो सकता है, ये इसके साथ रिएक्ट हो सकता है, इसके साथ रिएक्ट हो सकता है। वही अगर हम दोस्तों लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जो है थोड़ा गैसेस से कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है, अगर यहाँ का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे सब मॉलिक्यूल्स है तो ये मॉलिक्यूल इसके साथ फास्टली जो है वो रिएक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी जो है वो कम होगी। और सॉलिड जो है वो तो यार पैक ही होते हैं, तो इसकी वजह से जो है इसकी जो है वो कैपेसिटी जो है वो कम होगी। तो ये होगा सबसे पहला पॉइंट नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। अगर वो गैसियस स्टेट में है तो जल्दी होगे, लिक्विड में है तो उससे कम, और सॉलिड में है तो उससे कम। अब दूसरी अगर बात आती है रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी कौन कौन से जो मेटल्स होते हैं, कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं दूसरे मेटल से। अब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो सबसे पहले उसकी रिएक्टिविटी जो ज्यादा है वो सबसे पहले जो है वो रिएक्शन उसकी फास्ट होगी, यानी इसकी रिएक्शन जो है वो। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम और जिंक की, तो एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे वो ज्यादा रिएक्टिव है और इसी की वजह से इसकी रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी, और जिंक की जो रिएक्शन है वो जो है वो स्लो होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कि यहाँ की रिएक्शन फास्ट होगी। उसी तरह यहाँ पे अगर गैसेस है तो इनकी रिएक्शन फास्ट होगी एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड से। अब बात करते हैं तीसरे, बहुत सारे जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो तीसरा कंसेप्ट हम लेंगे आयोनिक कंपाउंड का। तो आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं दोस्तों, तो इनकी रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड। तो इनकी कैसी होगी, अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो यहाँ पे स्लो रिएक्शन होगी, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, यहाँ पे NaCl AgNO3 है तो यहाँ पे सिर्फ आयंस है। तो क्या हो रहा है, सिर्फ आयन जो है इधर का इधर जा रहा है और इधर का आयंस इधर जा रहा है, यहाँ पे AgCl और NaNO3 फॉर्म हो रहा है। तो सिर्फ आयन जो है वो चेंज हो रहा है, इतना कोई मुश्किल की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है। अगर कोवैलेंट कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं तो कोवैलेंट कंपाउंड में अगर ये रिएक्शन है N2 + 5H2, तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे इनके बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक करना होता है और नए बॉन्ड जो है वो बनाना होता है, तो इसको बहुत टाइम लगता है और इसीलिए जो है वो रिएक्शन स्लो होती है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हमने देखा कि यार कोई भी जो रिएक्टेंट है वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है तो रिएक्शन फास्ट होंगी लिक्विड से और सॉलिड, ये इसका ये है कि कौन कौन से इसमें ज्यादा होगी। गैसेस में सबसे फास्ट होगी, उसके बाद लिक्विड में होगी और उसके बाद जो है वो सॉलिड में होगी। बाद में देखिए रिएक्टिविटी, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो सबसे पहले जो है वो फास्ट रिएक्ट करेगा। उसके बाद आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन फास्ट होती है एज कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे दोस्तों होमोजीनियस रिएक्टेंट है और हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट है। अब होमोजीनियस जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी रिएक्शन जो है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस यानी गैस गैस अगर एक साथ रिएक्ट हो रहा है तो उनकी रिएक्शन फास्ट होगी। जैसे मैंने कहा कि दो भले आदमी हैं तो उनका अच्छे तरीके से और जल्दी से जो है उनकी दोस्ती हो जाएगी। भला आदमी है उनकी भी दोस्ती जल्दी होगी और बुरा आदमी, दोनों के दोनों बुरे आदमी हैं तो
दोस्ती जो है जल्दी हो जाती है। एक भला है एक बुरा है तो दोस्ती होती नहीं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस जो है, ये मान के चलो कि यहाँ पे अगर गैसेस है तो ये फास्टली रिएक्ट होंगे, और यहाँ पे एक अगर गैस है और एक अगर सॉलिड है तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो स्लोली होगी। तो ये कुछ नेचर ऑफ रिएक्टेंट में है, गैसेस है, लिक्विड्स है, रिएक्टिविटी है, आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट। तो ये है नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में। अब दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे आता है वो दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। जो पहला फैक्टर था वो था नेचर ऑफ रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट का नेचर किस प्रकार का है, और दूसरा आता है दोस्तों साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के पार्टिकल किस प्रकार के हैं, साइज पे डिपेंड होता है। मान के चलो कि एक रिएक्टेंट है और दूसरा ये वाला रिएक्टेंट है, और ये दूसरे के साथ एक में के साथ जो है वो रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसे ही हम सरफेस एरिया भी जो है वो बोलते हैं, सरफेस एरिया। अब इसके पास इतना सरफेस एरिया है, ठीक है, इतना पूरा का पूरा सरफेस एरिया है, और इसके पास इतना सरफेस एरिया है, ठीक है। यानी ये दो सेम साइज के हैं या डिफरेंट टाइप के। तो ये अब जब रिएक्ट होंगे तो इसका जो सरफेस एरिया है, ये इतना सरफेस एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया रिएक्ट होगा, और ये इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो रिएक्ट होगा। अगर हम दोस्तों इसे दो पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देते हैं तो देखिए ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा, उसी के साथ ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा। अब जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है। अब सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन भी उतनी फास्ट होंगी। सबसे पहले ये जो इतना एरिया था वही रिएक्ट हो रहा था, इसके बाजू का देखिए आप, ठीक है, और इसका जो एरिया था इतना, अब एरिया यहां पे बढ़ गया सरफेस एरिया। अब ये तो था ही, पर इसके साथ हमने जो 20 को इसके कट किया तो ये भी एरिया जो है वो रिएक्ट होगा, क्योंकि ये भी सेपरेट हो गया। इसी के साथ ये भी जो है इतना जो एरिया है वो बढ़ गया, इसका भी इतना एरिया बढ़ गया, ये एरिया भी बढ़ गया और ये एरिया भी बढ़ गया। अब इसे और अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये आएगा, यानी ये पार्ट भी आया और ये जो एरिया अभी रिएक्शन में ये नहीं ले रहा था, पार्ट नहीं ले रहा था, वो भी जो है वो पार्ट लेगा फास्टली। तो कहने का मतलब इतना है कि जैसे जैसे हम इसे डिवाइड करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे हम स्मॉलर साइज जो है किसी पार्टिकल्स का करते जाएंगे तो जितना साइज रिएक्टेंट का कम होगा उतनी ज्यादा फास्ट जो है वो रिएक्शन होगी। यहां पे अगर हमें शाहबाद स्टाइल्स होती है, शाहबाद स्टाइल्स जो घर के बाहर जो है वो लगाते हैं, भिंती विंती पे लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो इसको अगर दोस्तों हम शाहबाद स्टाइल्स को जो है वो डाइल्यूट HCl से अगर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहां पे जो है वो निकलता है CO2, ठीक है, यहां पे मैंने निकाला, ठीक है, CO2। अब शाहबाद टाइल्स की अगर हमने पीसेस ले लिए, ठीक है, पीसेस अगर ले लिए तो ये जो CO2 है वो स्लोली निकलेगा, यानी रिएक्शन जो है वो स्लोली होगी। यहीं पे अगर पीसेस की जगह हम इसका पाउडर कर लेते हैं और पाउडर का रिएक्शन अगर डाइल्यूट HCl से कर लेते हैं तो CO2 जो है वो फास्ट निकलेगा, यानी रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि पाउडर अगर हमने किया है तो इसके पास ज्यादा सरफेस एरिया है एज कंपेयर टू पीसेस। यानी इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जो फैक्टर होता है साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, उसे हम सरफेस एरिया बोलते हैं। तो वो जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, यानी साइज जो है स्मॉलर जितनी साइज रहेगी उतना सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतनी जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हायर रहेगी। यानी स्मॉलर द साइज ऑफ रिएक्टेंट हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बहुत सारे होते हैं यार ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा जो है वो हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप ही सोच के बताइए यार, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। अब कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपने अगर लैब में देखा होगा, HCl है, H2SO4 है, वो ज्यादा फास्टली रिएक्शन करेगा, या डाइल्यूट रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट कोई अगर एसिड है तो वो फास्टली रिएक्शन करेगा। मान के चलिए यार कॉन्सेंट्रेटेड यानी बहुत ज्यादा जो ताकतवर होता है। अब ताकतवर इंसान जो है वो किसी से फास्टली जो है वो झगड़ा कर सकता है। तो बहुत ज्यादा जो लोग ताकतवर होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है फास्टली झगड़ा करते हैं, और एक कमजोर इंसान अगर हमने लाया तो वो जो है उतना फास्टली जो है वो झगड़ा नहीं कर सकता दोस्तों। तो यही है कि अगर मान के चलो कि यहां पे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया, ठीक है, यहां पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया और यहां पे मैं ले लेता हूं डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl यानी हम इसमें पानी मिला देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl में, तो वो हो जाता है, एक्चुअल में हम पानी में एसिड डालते हैं तो वो हो जाता है डाइल्यूट HCl, और ये हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब इसके साथ मैं रिएक्शन लेता हूं CaCO3 की, ठीक है, अगर मैं इसके साथ CaCO3 की अगर रिएक्शन लेता हूं तो यहां पे
CO2 जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे CO2 जो है वो बाहर निकला, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ जैसे ही हम ये CaCO3 की रिएक्शन करते हैं तो CO2 फास्टली जो है वो बाहर निकलता है, और यहाँ पे जो ये रिएक्शन है ये स्लोली होती है, तो स्लोली जो है वो CO2 आपको दिखेगा कि बाहर निकल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड अगर रिएक्टेंट है तो वो जो है वो रिएक्शन फास्टली होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो रिएक्शन फास्ट होगी, और वही अगर रिएक्टेंट डाइल्यूट है तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। उसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट गिरेगा ये आप ही समझ लीजिए। जब हम चाय बनाते हैं तो जनरली जो है वो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता है। अब चाय बना रहे हैं, ठीक है, अब चाय का जो हमने बहुत कम टेम्परेचर पे जो है वो एकदम कम टेम्परेचर पे चाय आपने बना के छोड़ दिया तो चाय बनने के लिए बहुत समय लगेगा। आपको फास्ट चाय बनानी है, आपके घर अगर मेहमान आए और 2 मिनट में, अगर आपको 1 मिनट में चाय बनानी है तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे। गैस का जो टेम्परेचर होता है, वो जो नॉब होता है वो इंक्रीज करेंगे। जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो चाय जो है वो जल्दी उबलना शुरू होगा, यानी चाय जल्दी बन जाएगी। तो टेम्परेचर जैसे हमने इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड होती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी, यानी रिएक्शन जो है वो स्लो होगी, और टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें दोस्तों 5 नंबर की जो हमारा पॉइंट है वो है कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट जो होता है तो कैटालिस्ट जो है इसका मैंने एक सेपरेट पूरा वीडियो बना है कि कैटालिस्ट क्या होता है। तो कैटालिस्ट क्या करता है, केमिकल चेंज जो है वो क्रिएट करता है। तो कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो हम ऐड करने के बाद जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो घटाते हैं। तो कैटालिस्ट का भी रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत बड़ा इफेक्ट गिरता है। तो लिंक जो है वो कैटालिस्ट की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसे देख के आप पूरा कैटालिस्ट क्या होता है और किस प्रकार इफेक्ट डालता है वो देख लीजिए।